गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में हम अनुलग्न 4 से लेकर अनुलग्न 17 तक पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि पीठासीन अधिकारी को ड्यूटी के दौरान पूरा भर के देना होता है। तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए। इसको प्रारूप 21 भी कहते हैं। मतदान के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की वापसी की रसीद है। इसको 2 प्रतियों में हमें दोस्तों तैयार करना होता है। यहाँ पे आप अपना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो भी होगा आप ये लिख देंगे, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक अपनी ड्यूटी से देख के लिख देंगे, तथा मतदान केंद्र क्रमांक भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो भी चीज़ें लौटाई जाती हैं यहाँ पे इसका ब्यौरा होता है, जैसे वोटिंग मशीनें हो गई, सीलबंद लिफाफे हो गए, अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टों का ब्यौरा है ये। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसमें सीलबंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी लौटा रहे हैं भाई? तो एक तो बैलेट यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक वीवीपैट होती है। तो ये हमने लौटा दिया। अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्योंकि हमें अप्रयुक्त एक्स्ट्रा मिलती ही नहीं, तो इसको हम काट देंगे। पेपर सील के लेखा वाले लिफाफे, एक पीठासीन अधिकारियों के घोषणा पत्र का लिफाफा। आपको पता ही है कि पीठासीन अधिकारी को 4 घोषणाएं करनी होती है, जो कि 4 भागों में होती है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, उसकी संख्या 1। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा 1। मतदान कर्मचारियों के टीए का प्रेषण रोल, अगर ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है उसका फॉर्म भरना है तो उसका फॉर्म भर देंगे तो वो 1 रहेगा। और अन्य पैकेट होते हैं सांविधिक असांविधिक लिफाफे। तो आइए इसको भी जाने कि इसमें सांविधिक लिफाफे में क्या डालना है। इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति वाला सीलबंद लिफाफा, ये सभी दोस्तों आपको पता है ये सीलबंद लिफाफे होते हैं। इसे हमें क्या करना होता है, इकट्ठा एक बड़े पैकेट में सभी को डाल के एक रस्सी के उससे हमें पूरा सील करके बांध देना होता है। और वैसे ही वहाँ ये खोल के लेते नहीं है, तो आपको हूबहू वहीं पे जमा वैसे पैकेट सहित पूरे बंच में जमा कर देना होता है। सेकंड है मतदाताओं के रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा प्रारूप 17 का। निर्वाचन पर्चियों का सीलबंद लिफाफा, जितनी भी पर्ची हम काटेंगे हमारे जो मतदान अधिकारी द्वितीय वो इसमें रहेंगी। अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का सीलबंद लिफाफा, जो निवेदित मतपत्र जो कि अप्रयुक्त हुए हैं वो इसमें रहेंगे। और नंबर 5 पे है दोस्तों, प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों और प्रारूप 17 घर की सूची का सीलबंद लिफाफा। ये आपके सांविधिक लिफाफे यहाँ तक पूरे आते हैं। और असांविधिक लिफाफा ये दोस्तों खुला रहेगा, इसे हमें बांधना नहीं है। तो इसमें देखिए, निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। प्रारूप 17 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। ऐसे ही आप पूरे इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। ये पूरे लिफाफे आपके असांविधिक में आते हैं। और जो तीसरा पैकेट हमारा ग रहेगा दोस्तों, ये है पैकेट 3, निम्नलिखित मदों से युक्त है। पीठासीन अधिकारी 2022 के लिए जो आपको पुस्तिका मिलेगी वो इसमें लौटाना है। ईवीएम और वीवीपैट की नियम पुस्तिका होगी वो लौटाना है। अमित स्याही सेट लौटाना है। स्टैम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की पीतल की मोहर। ये देखिए पीतल की मोहर, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपको अलग से रखना होता है, ये यूजुअली अलग से ही मांगते हैं। निवेदित मत पत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबर स्टैम्प, जो रबर स्टैम्प होती है जो हमें लगाना होता है उसको वापस करना है। अमिट स्याही रखने के लिए कप अगर कोई बचा है तो उसको वापस करना है। और घ में पैकेट नंबर 4, जो निम्नलिखित मदों से युक्त अप्रयुक्त कैनवा, थैला या कपड़ा, जो कपड़ा जिसमें हमें मिलता है वो हमें लौटाना होता है दोस्तों। रिटर्निंग अफसर द्वारा सीलबंद पैकेट में रखे जाने हेतु निर्देशित कोई अन्य कागजात जिन्हें सीलबंद पैकेट में रखा जाना हो से युक्त लिफाफा। अन्य समस्त मदें यदि कोई हो चौथे पैकेट में रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरा सौंपा गया, पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपना साइन कर देंगे। जो मतदान केंद्र क्रमांक होगा आप यहाँ उसको भर देंगे। और जो आपको वहाँ पे प्राप्त करेंगे वो आपको यहाँ रिसीविंग देंगे, प्राप्त किया है, या प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम या हस्ताक्षर यहाँ होगा। तो ये आपका प्रूफ रहेगा कि जो भी आपने सामग्री ली थी वो आपने वापस कर दी है। ये अनुलग्न 5 है। इसमें हम लोग आइए जाने पीठासीन अधिकारी की घोषणा क्या क्या है। तो भाग 1 में मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा की जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर अपना जो आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मतदान केंद्र की क्रम संख्या तथा नाम अपने आदेश संख्या से लिख देंगे। और मतदान की तारीख आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो भी घोषणाएं हैं आप इसको देख लीजिए दोस्तों। ये जो पहली घोषणा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अनुपस्थित व्यक्तियों को छदम मतदान, मतलब जो मॉक पोल हम करते हैं, आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है तथा पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। क्योंकि ये हमें जो मॉक पोल सुबह 6 बजे करना है, तो इससे हम प्रूफ कर देंगे कि पूरी कोई भी रिकॉर्ड इसमें पहले से दर्ज नहीं है।
यह प्रदर्शित कर दिया गया कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। क्योंकि हमें क्रॉस करना होता है, हम दिखा देंगे। देखिए इसमें पहले से कोई भी क्रॉस हमने नहीं किया है। यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर 17 पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। तो जो रजिस्टर है उसमें भी कुछ भी दर्ज नहीं है। अगर हम ये पूरा दिखा देते हैं तो अभिकर्ताओं को पूरा पूर्ण विश्वास भी रहेगा कि हाँ भाई जो हमारी चुनाव हम कराने जा रहे हैं एकदम सही ढंग से करा रहे हैं। तो बाकी आदेश आप दोस्तों इसको खुद से पढ़ सकते हैं। वैसे ही आप 3 और 4 को पढ़ लीजिए, फिर पीठासीन अधिकारी यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देंगे। और क्योंकि ये सभी प्रक्रिया हमें जो हमारे मतदान अभिकर्ता हैं उनके सामने हमें करना है, तो जो भी मतदान अभिकर्ता उस समय उपस्थित होंगे तो यहाँ पर देखिए उनका नाम रखेगा, यहाँ पे मतदान अभिकर्ता का नाम, और जिस अभ्यर्थी के लिए जिस उम्मीदवार के लिए वो आए हैं उनका नाम यहाँ पर रहेगा कि ये फलाने सिंह के फलाने पांडे के मतदान अभिकर्ता हैं। और अगर द्वितीय वाले जो मतदान अभिकर्ता होंगे उनके यहाँ हस्ताक्षर ले लेंगे, उनके उम्मीदवार का यहाँ नाम। वैसे ही तीसरे चौथे जितने भी होंगे आप यहाँ पे सुबह के समय उपस्थित रहेंगे उनके आप हस्ताक्षर ले लेंगे। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये जो ऐसे मतदान अभिकर्ता होंगे वहां तो उपस्थित होंगे लेकिन बोल देंगे सर भाई हम सर साइन नहीं करेंगे, तो आप उनका भी यहाँ नाम कर सकते हैं। क्योंकि आप उसको मतदान अभिकर्ता बनाएंगे तो आप उनका नाम और किस पार्टी के किस उम्मीदवार के आप जानते रहेंगे तो आप इसको भी यहाँ दर्ज कर देंगे। इसके बाद अपना यहाँ हस्ताक्षर और फिर यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। इस तरह से आपकी जो भाग 1 की घोषणा है दोस्तों पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों भाग 2 में पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय यह घोषणा करनी है। तो हमें दूसरी वोटिंग मशीन की आवश्यकता ऐसे पड़ती नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ती है तब आप इसको पूरा भरेंगे, ठीक है, और फिर आप इसको फिर से इस घोषणा को भरेंगे, नहीं तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आप यहाँ पर पुनः अपने हस्ताक्षर करेंगे। जो मतदान अभिकर्ता होंगे उनके आप साइन कराएंगे। जिस उम्मीदवार के लिए आए, जिस अभ्यर्थी के लिए वो मतदान अभिकर्ता बने उनका नाम यहाँ भरेंगे। वैसे दूसरे मतदान अभिकर्ता तृतीय चौथे पांचवें छठे जितने भी होंगे उनका आप यहाँ भरेंगे। अगर कोई मतदान अभिकर्ता घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है तो उनका भी आप नाम यहाँ दर्ज करेंगे और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे, साथ में यहाँ आप दिनांक देंगे। तो इस तरह से ये दोस्तों भाग 2 आपका कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों भाग 3 में मतदान के अंत में घोषणा की जाती है। इसमें स्पेशली जो मतपत्र लेखा हम लोग तैयार करते हैं, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, इसको हम लोग अनुप्रमाणित प्रति जो हमारे मतदान अभिकर्ता उनको दिया जाता है, तो इसके लिए है। तो यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ तिथि डाल देंगे, यहाँ आप समय डाल देंगे। रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों प्रारूप 17 का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। तो इसका जिसको आप देंगे वो मतदान अभिकर्ता यहाँ पर साइन करेगा। जिस अभ्यर्थी जिस उम्मीदवार के लिए वो आया है उनका यहाँ नाम लिखा जाएगा। वैसे ही जितने भी अभिकर्ता होंगे उनका आप साइन करा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों कुछ मतदान अभिकर्ता ऐसे होंगे जो समाप्ति पे तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन उन्होंने अनुप्रमाणित प्रति जो है वो लेने से भी इनकार कर दिया, साथ में रसीद देने से भी इनकार कर दिया। उसकी रसीद साइन करने से उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो इसलिए उनको पीठासीन अधिकारी नहीं देते हैं। तो इसका भी बता देंगे, आप पूरा डिटेल दे देंगे कि कितने मतदान अभिकर्ताओं ने ऐसा किया। तो यहाँ मतदान अभिकर्ता के नाम और उम्मीदवार का नाम यहाँ लिख देंगे और साथ में आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, यहाँ पर दिनांक डेट लिख देंगे और यहाँ पे समय डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 3 यहाँ समाप्त हुआ। दोस्तों ये भाग 4 है, आखिरी भाग है पीठासीन की घोषणा का। वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा है। वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी मुहर लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनकी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है। तो यहाँ पीठासीन के अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ आप डेट डाल देंगे, यहाँ समय डाल देंगे। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी सील लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए मतदान अभिकर्ताओं के आप जो उसमें रहेंगे उपस्थित उस समय, तो उनके आप यहाँ हस्ताक्षर करवा लेंगे। फिर से जो उम्मीदवार जिस उम्मीदवार के लिए वो बने हैं अभिकर्ता, उनका आप यहाँ नाम लिख देंगे। जितने भी मतदान अभिकर्ता उस समय उपस्थित होंगे सीलबंद के समय, तो आप उनका हस्ताक्षर ले लेंगे। और जो मतदान अभिकर्ता सील लगाने से इनकार कर दिया या सील नहीं लगानी चाहिए, एब्सेंट रहे या चले गए, तो उनका भी आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। और जिसके लिए उम्मीदवार के लिए आए थे अभिकर्ता बने तो उनका नाम लिख देंगे और यहाँ पर अपना आप पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर कर देंगे, साथ में यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों जो पीठासीन अधिकारी की घोषणा है वो समाप्त हुई।
दोस्तों अब हम लोग अनुलग्नक 6 को जानने जा रहे हैं, जिसके साथ 8 नंबर और फॉर्म 14 भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये थाना अधिकारी को शिकायती पत्र है। ये तब इसकी जरूरत पड़ती है जब हमें कोई चैलेंज्ड मत का प्रमाण मिलता है। किसी भी अभिकर्ता ने चैलेंज कर दिया कि फलाना आदमी जो आया है ये गलत जगह वोट दे रहा है, तो चैलेंज करता है, तो सबसे पहले ये देखिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अनुलग्नक 8 की। तो इसमें हमें सबसे पहले हम जो चैलेंज कर रहा है उससे हम 2 रुपये ले लेंगे, फिर उसके बाद इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपत्ति शुल्क चैलेंज फीस के लिए रसीद। तो जब आपको पैसे मिल जाए तभी आप ये भरना स्टार्ट करेंगे। इसमें बुक नंबर आप 1 डालेंगे, पृष्ठ संख्या 1 डालेंगे, श्री, तो यहाँ नाम डालेंगे, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये नगद निर्वाचनों का संचालन नियम इतने के तहत प्राप्त किया। तो यहाँ डेट लिख देंगे। यहाँ आप मतदान केंद्र के जो पीठासीन अधिकारी है यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे, और ये विधानसभा क्षेत्र संसदीय काट देंगे, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन संख्या यहाँ आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए सरकार द्वारा जब्त पीठासीन अधिकारी ये जो है 2 रुपये वापस प्राप्त की। ये अगर आपको लगता है कि जो मतदान अभिकर्ता ने चैलेंज किया था वो बात गलत पाई जाती है, तब आप उस 2 रुपये को जब्त कर लेंगे और यहाँ पर आप जब्त लिख देंगे। अन्यथा की दृष्टि में आप यहाँ जब्त नहीं लिखेंगे और मतदान अभिकर्ता के यहाँ पे आप हस्ताक्षर करा लेंगे। और ये देखिए जो रसीद है ये आपत्ति शुल्क चैलेंज फीस के लिए रसीद, यही रसीद आपको यहाँ से फाड़ कर दोस्तों देनी होगी। तो यहाँ पे आप बुक नंबर 1 लिखेंगे, पृष्ठ संख्या 1, कार्यालय पीठासीन अधिकारी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ लिख देंगे, साथ में मतदान केंद्र का नाम यहाँ रहेगा, और यहाँ आप लिख देंगे श्री, जो भी उनका नाम है, अभ्यर्थी द्वारा 2 रुपये नगद ये इसके तहत प्राप्त किए, और यहाँ पे मतदान केंद्र का नाम, और यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर और यहाँ डेट लिख देंगे। इसके बाद हमारा आता है ये फॉर्म 14 आता है। फॉर्म 14 जो दोस्तों है ये लिस्ट ऑफ ऐसे वोटर्स हैं जो कि जिन्होंने चैलेंज किया, जिसको चैलेंज किया गया है उतने लोगों की लिस्ट रहती है। तो इस पूरे लिस्ट को हम अलग से तैयार करेंगे, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि बहुत सारी शिकायतें आ जाएंगी हमारे पास में। फिर हम ये लेटर लिखेंगे सेवा में, थाना अधिकारी, थाने का नाम और क्षेत्र का नाम लिखेंगे। विषय रहेगा हमारे यहाँ पे अपना संसदीय क्षेत्र का नाम डालते हुए आप मतदान केंद्र का भी नाम डालते हुए आप लिखेंगे, यहाँ तारीख डाल देंगे। महोदय मुझे यह सूचित करना है कि श्री, ये जो चुनौती करता जो भी कर रहे हैं, अभिकर्ता कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है उसका नाम लिखेंगे आप। पुत्र श्री, उनके पिताजी का नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ गांव का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, ये पूरा पता यहाँ लिख देंगे। निवासी ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है जिसे, यहाँ पर आप सुरक्षा कर्मी का नाम लिखेंगे, जो पुलिसधारी वहाँ रहेंगे उनका नाम लिखेंगे, जिनको आप सुपुर्द करें कि सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री, यहाँ मतदाता का नाम जिसकी जगह वो वोट करने जा रहा था होने का दावा किया है, जिसका नाम जो भी आपका निर्वाचन क्षेत्र के यहाँ नाम लिख देंगे। निर्वाचक नामावली के भाग संख्या इतना कि क्रम संख्या, जो भी क्रम संख्या मैंने एग्जाम्पल 110 लिखा है, तो आप क्रम संख्या देख लेंगे किस क्रम संख्या के लिए मतदान करना है, प्रदर्शित है। वह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका कि वह वही निर्वाचक है। मेरे विचार से यह छद्मवेशी है, अतः आपसे निवेदन है कि दंड संहिता के तहत इस पर आवश्यक कार्रवाई करें, ठीक है। तो ये पत्र आप थाना जो अधिकारी उनको दे देंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ स्थान दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अगर ऐसे जितने मतदाता आएंगे फिर उसके लिए आपको ये फॉर्म 14 जो है वो अलग से भरना होगा, जो कि पूरी डिटेल रहेगी कि वो किसके लिए, किसके नाम पर वोट करने आया था और क्या उसके पास डिटेल है, उसका नाम पूरा आपको लिख के देना होगा। इसमें प्रति रखेंगे जो कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को प्रेषित की जाएगी। फिर यहाँ पे आप हस्ताक्षर करेंगे। इसकी आप पावती भी ले सकते हैं। उक्त पत्र तथा उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति उपयुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा को इतने बजे मेरे सुपुर्द किया गया, तो रिपोर्टिंग अफसर अपना यहाँ पे पदनाम लिखते हुए यहाँ साइन करेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग अनुलग्नक 7 के बारे में जाने। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब पीठासीन अधिकारी को लगता है कि जो मतदाता है उसकी उम्र जो है वो 18 वर्ष से कम है। पीठासीन अधिकारी इसको भरवाते हैं। निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा प्रारूप, तो इसमें डायरेक्ट आप नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए निर्वाचक के हस्ताक्षर ले लीजिए, पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो यहाँ अंगूठे का निशान लगवा लीजिए। पिता, माता या पति का नाम जो भी आप यहाँ भर देंगे। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या कितना है जो हमारे आदेश में वो लिख देंगे। निर्वाचक का क्रम संख्या, जो क्रम संख्या उसकी वोटर लिस्ट में दी है वो डाल देंगे। यहाँ पे हम तारीख डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। फिर पुनः मतदान केंद्र की संख्या और नाम यहाँ लिख देंगे और तारीख यहाँ लिख देंगे। इस तरह से ये हमें तब जरूरत पड़नी है जब हमें लगे कि वह वोटर जो आया वो 18 वर्ष के वह नीचे का है। दोस्तों अनुलग्नक 8 के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आइए अनुलग्नक 9 के बारे में जानें।
इसकी देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में जाना जो भी 18 वर्ष के आयु के अगर मतदाता आते हैं तो पीठासीन अधिकारी उनसे फॉर्म भरवाते हैं। तो अगर ऐसे जो निर्धारित आयु से कम आयु वाले अगर निर्वाचकों की ये सूची, अगर आपकी इसमें पूरी सूची आपको इसी में देनी है तो आप इस तरह से अपना विधानसभा जो क्षेत्र है आपका उसको भर लेंगे, पूरी डिटेल भर लेंगे। उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं। तो यहाँ पे आप निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या लिख देंगे, निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु लिख देंगे, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु कि अगर आपको लगता है वो 15 साल का है, कोई 16 साल का है, उस तरह से आप यहाँ पर आयु लिख देंगे। तो इस तरह से ये दोस्तों अनुलग्नक 9 भरा जाएगा। दोस्तों ऐसे भी कुछ मतदाता आएंगे जो घोषणा भरने से इनकार कर देंगे अपनी आयु को लेके, तो उनकी भी आपको लिस्ट यहाँ पर बना के देनी है। वही निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या, निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु, फिर यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। तो दोस्तों जो आपका अनुलग्नक 9 है कंप्लीट होता है। दोस्तों जो अगला प्रपत्र है वो अनुलग्नक 10 है। ये नेत्रहीन अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा की जाएगी, जो खुद से वोट नहीं कर पाएंगे उनके लिए है ये। तो आप यहाँ पे पुनः अपना विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र की सब भरते हुए आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर साथी का नाम जो उसके साथ आया रहेगा, अशक्त व्यक्ति के साथ आया रहेगा, आप यहाँ पे उसका नाम भरेंगे, पुत्र श्री उसका पिता का नाम यहाँ भरेंगे, आयु भरेंगे और यहाँ पे आप उसका ग्राम जो भी है पता, पूरा पता करेंगे। वो घोषणा करता है कि मैं आज तारीख को इतने को किसी भी मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। वह जो साथी वह एक ही निर्वाचक, एक ही लोग के साथ आकर वोट दे सकता है, इसकी वो घोषणा करेगा। ठीक है, यहाँ पर वो साथी के हस्ताक्षर होंगे और पूरा पता देखिए दिया जाए, यहाँ दिया है कि जो आप यहाँ पता भरेंगे वो पूरा पता होना चाहिए। इस तरह से ये दोस्तों अनुलग्नक 10 भरा जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग अनुलग्नक 11 को जाने, जिसे प्रारूप 17 या 17C भी कहते हैं। ये इसका भाग 1 है, रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। इसको मत पत्र लेखा भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप आदेश संख्या से निर्वाचन क्षेत्र का नाम, साथ में उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आप लोकसभा राज्य को काट देंगे, संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के लिए निर्वाचन। ये कैसा निर्वाचन है? सामान्य निर्वाचन है, तो इसको सामान्य निर्वाचन लिख देंगे। पुनः आप मतदान केंद्र की संख्या और नाम अपने आदेश संख्या से देखकर आप इसको भर लेंगे। प्राथमिक विद्यालय, क्रम कक्ष संख्या जो भी रहती है आप कक्ष संख्या डाल देंगे। और यहाँ पर पुनः देखिए मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या है। तो हमें जो वोटिंग मशीन दी जाती है उसमें हमारी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और आपकी वीवीपैट रहती है, तो उसके आप नंबर देख के यहाँ पर भर देंगे। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे CU 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, VV 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए 1 नंबर पे है यहाँ पे मतदान केंद्र को नियत असाइंड निर्वाचकों की कुल संख्या। जो भी हमारे निर्वाचकों की वोटर लिस्ट हमें मिली रहेगी तो उससे आप निर्वाचकों की कुल संख्या देख लेंगे कि उसमें कितनी संख्या प्रदर्शित हो रही है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 1000 निर्वाचकों की संख्या लिख दी है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे है मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो हमारे जो मतदाता रजिस्टर में एंट्री होती है, जो भी मतदाता होती है हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय उसको रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो मान लीजिए 700 मतदाताओं की रजिस्ट्री हुई, तो क्या कुल 700 वोट पड़े? ये ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि और हमें कोई दिक्कतें आए, लेकिन हमें सब कुछ के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम करेंगे क्या। तो यहाँ तो मान लीजिए कि कुल जो मतदाता हैं वो जो रजिस्टर में हमारे नोट हुए हैं वो 700 आए हैं, वोट देने के लिए आए हैं। कुछ लोगों ने लेकिन वोट नहीं दिया, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, आइए इसको समझे। नंबर 3 है नियम 49 अ के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। मान लीजिए ऐसे मतदाताओं की संख्या है 2। अब आखिर है क्या ऐसे, ये कौन से मतदाता हैं? इसको देखिए 49O भी कहते हैं। यदि कोई मतदाता रजिस्टर में अपनी एंट्री और हस्ताक्षर करवा के वोट या मतदान करने से मना कर देता है, सब जगह आता है, स्याही भी लगवा लेता है, लेकिन वो आखिरी में बैलेट भी दब जाता है, लेकिन मना कर देता है कि नहीं मैं वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे मतदाता भी होते हैं, उनको समझाया जाता है लेकिन तब भी वो मानते नहीं हैं, तो वो संख्या हमें ध्यान रखनी। तो ऐसे मतदाता मान लीजिए हमारे हो गए 2। देखिए 2 मतदाता ऐसे हो गए जिन्होंने वोट ही नहीं डाला, लेकिन रजिस्टर में तो हमने नोट किया हुआ है और कंट्रोल यूनिट में टोटल में, इसलिए डिफरेंस दिखाएगा हमें। ठीक है, और चौथा है देखिए नियम 49 ड के अधीन मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ये पुनः ये एक और चीज़ है, देखिए इसको 49M भी कहते हैं। यदि कोई मतदाता मतदान रजिस्टर पर एंट्री के बाद मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, अगर वो
एंट्री तो करवा लेता है लेकिन मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तो पीठासीन अधिकारी चाहेंगे नहीं कि भाई वो वोट डाले, तो उसको पीठासीन अधिकारी उसे मतदान से रोक देते हैं, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन होता है इससे। तो ऐसे मतदाता मान लीजिए 1 हैं, तो कुल जो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने वोट डाला ही नहीं लेकिन रजिस्टर करा लिया, कुल हो गए 3 ऐसे हो गए। ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल पीछे वाले अगले पेज में जानेंगे। इसमें एक और नंबर 5 वाले नियम को हम लोग आइए समझे। नियम 49 ड क घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। इसको 49 MAD भी कहते हैं। देखिए, घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की कुल संख्या, यहाँ पर देखिए इसकी जरूरत पड़ी। परीक्षण मत होते क्या हैं, आइए इसको समझें। कि एक और ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि गया, अगर कोई मतदाता, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मतदाता वोट देने के बाद आकर कहता है मैंने तो वोट X को दिया पर वीवीपैट में पर्ची Y की दिखी, क्योंकि देखिए इसमें आप जानते ही हैं कि जिसको हमें वोट देते हैं बैलेट से, तो वो पर्ची हमें वीवीपैट में दिखाई देती है। यही इसका प्रूफ होता है कि हमारी जो मशीन है सही काम कर रही है। लेकिन कोई आके मतदाता कह देता है नहीं नहीं हमने तो इसको वोट दिया था, इसका दिख रहा है, ये तो गलत है, हमारा भाई वोट तो खराब जा रहा है। तो उसके बाद अगर वो परीक्षण मत डालने को कहता है तो पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उससे समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या कोई गलती हुई है आपसे। अगर वो परीक्षण मत के लिए अड़ जाता है इसके बावजूद, तो पीठासीन अधिकारी उसको बताते हैं अगर तुम गलत पाओ जाओगे तो तुम्हें दंड भी होगा, साथ में जुर्माना भी होगा। तो अब उसको बताएंगे जो मतदान देने आया, अगर उसके बावजूद नहीं मानता है तब जो है पीठासीन अधिकारी परीक्षण मत का प्रपत्र भरवाएंगे और भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम समझते हैं। ऐसे जो मतदाता, मान लीजिए एक मतदाता ही आया, तो यहाँ मैंने संख्या 01 दिखा दी। ऐसे जो कुल संख्या आई, एक ही मतदाता आया, प्रपत्र 17 का में मतदाताओं की क्रम संख्या किस क्रम पे तो था उसका, तो आप इसको यहाँ दर्ज करें। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 1 to 5 लिखा है। अभ्यर्थी जिसके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी लोग इस तरह के आएंगे आप यहाँ क्रम संख्या करके बढ़ाते चले जाएंगे। वोट दिया जा रहा है, अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, जो अभ्यर्थी का नाम रहेगा यहाँ डाल देंगे, और मतों की संख्या, तो मतों की संख्या 01 हो गई दोस्तों। अभ्यर्थी का नाम से पुनः आपको बताना चाहूंगा किस उम्मीदवार के लिए वो वोट डालने आया है उसका यहाँ नाम दर्ज होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों नंबर 6 पॉइंट जो है आपका, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। अब देखिए डिफरेंस तो यहाँ आएगा ही आएगा। अब देखिए ये जो हमारा तो ऐसे 700 दिखा रहा था, लेकिन जो हमारी कंट्रोल यूनिट है टोटल बटन दबाने पे वो 697 दिखा रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको पॉइंट नंबर 7 देखिए। क्या मद 6 के सामने, देखिए मद 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मद 4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। अर्थात जो आपका सीरियल नंबर, ये जो 2 है, हमने दूसरे की बात की, 2 में से जो संख्या दिख रही है उसमें से हम 3 को और 4 को घटा देंगे। अगर इसको घटा देते हैं तो क्या वो जो कंट्रोल यूनिट वाली आ जाएगी, देखिए 2 और ये 1 3 हो गए, 3 अगर हम 700 में से घटाते हैं दोस्तों तो 697 आ गया। तो ये देखिए पूरा मैच कर गया हमारे कंट्रोल यूनिट से। ठीक है, तो ये पूछ भी रहा है क्या मेल करती है या कोई त्रुटि दिखाई दे रही है, तो अगर मेल कर रही है तो आप यहाँ लिख देंगे हाँ मेल करती है। तो इस तरह से हम एकदम जान जाएंगे जो हमने मतदान कराया है एकदम सही कराया है। तो दिक्कत दोस्तों उसी पॉइंट्स में होती है, आप इसका विशेष ध्यान देंगे। नंबर 8 पॉइंट है उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र यानी कि टेंडर वोट नियम 49 त या 49P के अधीन जारी किए गए हैं, तो उसकी जितनी संख्या होगी आप यहाँ डाल देंगे। मैंने 1 डाल दी है। और यहाँ देखिए हमें निवेदित मतपत्र जो भी मिलते हैं उसकी संख्या 10 या 20 मिलते हैं, तो उसकी संख्या आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पे देखिए प्रयोग के लिए प्राप्त कितने, मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ 10 हमें जो टेंडर वोट मिले हैं, किस क्रम संख्या, इस पे क्रम संख्या रहती है, तो इसमें मैंने लिख दिया 021 से लेकर 030 तक। निर्वाचकों को जारी किए गए, तो जब भी आप जारी करेंगे दोस्तों हमेशा नीचे से करेंगे, आखिरी संख्या से करेंगे। तो 1 जारी किया गया है, देखिए मैंने 1 दिखाया हुआ था, 1 जारी किया गया, तो उसकी मैंने क्रम संख्या यहाँ लिख दी है 030। अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो भाई वापस तो 9 होंगे, तो फिर उसका भी आप सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 10 पॉइंट है पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक। ये जो ग्रीन पेपर सील है, यहाँ दोस्तों देखिए प्रदाय की गई पेपर सील, जो ग्रीन पेपर सील है उसकी कुल संख्या मान लीजिए आपको 4 मिली है, 4 लिख दीजिए।
और जिस सीरीज पे है देखिए 23A जो सीरीज लिखी होगी 424 से लेके मुझे 427 तक मिली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रम संख्या क्योंकि यहाँ अट नहीं पाता तो आप ऊपर यहाँ क्योंकि लंबी होती है तो यहाँ लिख सकते हैं। प्रयुक्त की गई पेपर सील कुल कितनी प्रयुक्त की, तो आपने एक प्रयुक्त की तो मैंने एक लिख दिया। ठीक है, फिर कौन सी प्रयुक्त की, तो जो नंबर एक ही आप प्रयुक्त करेंगे तो मैंने 24 वाली की, तो 24 सेम आप दोनों तरफ कहाँ से कहाँ तक सेम लिख देंगे 424 424। इसके बाद देखिए नंबर थर्ड पॉइंट है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील। तो एक हमने प्रयोग कर लिया तो बची भाई 3 हमारे पास, तो हमने 3 संख्या दिखा दी जो अब 425 से लेकर 427 तक बची जो मैं वापस कर रहा हूँ। क्षतिग्रस्त पेपर सील की यदि कोई हो की संख्या, तो अगर क्षतिग्रस्त होती है तो आप यहाँ संख्या दिखा देंगे, उसका भी आप क्रमांक यहाँ दिखा सकते हैं। कभी कभी भाई फट जाती है सील तो आप इसको दिखाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ये पूरे प्रमाण हैं कि ऐसे ऐसे हमारी सील यूज हुई है, क्योंकि वहां जब खुलेगा तो ये देखा जाएगा भाई कौन सी सील संख्या जो पेपर सील संख्या इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ मतदान अभिकर्ता जो भी होंगे वहां पे 4 5 6 तो ABCD करके जितने मतदान अभिकर्ता होंगे आप यहाँ पर बारी बारी से उनसे हस्ताक्षर करा देंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ पे पुनः अपने हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ मतदान केंद्र का नाम और साथ में यहाँ तारीख आप डाल देंगे और साथ में स्थान डाल देंगे। इस तरह से दोस्तों ये जो हमारा मत पत्र लेखा है प्रारूप 17 अगस्त 17 से कंप्लीट होता है। इन दोस्तों ने मेरे पीठासीन अधिकारी की डायरी की वीडियो देख ली है, उसे ना देखें, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनकी डायरी देखने जा रहे हैं जो कि अनुलग्न 12 है। तो आइए इसको जानें कि इसको कैसे हमें भरना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो आपको निर्वाचन क्षेत्र जो भी आपको जिस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है उसको आप लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 389 वाराणसी दक्षिणी लिखा हुआ है। मतदान की तारीख, क्योंकि बनारस की मतदान की तारीख 7 मार्च है तो मैंने यहाँ तारीख अपनी डाल दी है। आप लोग अपने हिसाब से अपनी तारीख डालेंगे। नंबर 3 है दोस्तों मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो मतदान केंद्र की संख्या जो भी आप डाल लेंगे, यूजली हमारे प्राथमिक विद्यालय पे ही पड़ता है तो प्राथमिक विद्यालय का नाम डाल देंगे। कक्ष संख्या कोई हो तो उसको आप डाल देंगे। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, शासकीय या अर्ध शासकीय। तो यूजली हम लोग को सरकारी भवनों में भी मतदान ड्यूटी हमारी लगती है तो इसको हम टिक कर लेंगे, बाकी हम क्रॉस कर देंगे। निजी भवन, अस्थायी संरचना। नंबर 4 स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, तो ऐसा नहीं होता है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। समयक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण कोई अगर नहीं आता है, किसी और को नियुक्त किया जाता है तो ऐसा जनरली नहीं होता है तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसमें दोस्तों हमें पूरी अपनी वोटिंग मशीन की पूरी डिटेल्स हमें भरनी है, उसके जो भी इस पे क्रम संख्या लिखी होती है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, यहाँ कंट्रोल यूनिट से दोस्तों हमारे CU जो लिखा था कंट्रोल यूनिट उससे है तो एक ही इस्तेमाल में किया जाता है तो 1 नंबर हम डाल देंगे। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, तो यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पे इसका लिख दिया है CU 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो भी नंबर होगा आप कंट्रोल यूनिट से देख के यहाँ डाल देंगे। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, तो यहाँ बैलेट यूनिट से मतलब है, BU से मतलब है, तो उसकी संख्या अगर 1 है तो 1 आप डाल देंगे। अगर 2 रहती है आपके यहाँ अगर उम्मीदवार 16 से अधिक होते हैं तो आपको 2 बैलेट यूनिट मिलेगी, तो आप उस आधार पर 2 डालेंगे, तो उस संख्या भी आप उस आधार से डाल सकते हैं। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, तो आप यहाँ क्रम संख्या डाल सकते हैं। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या, तो यहाँ 1 इस्तेमाल की गई ग्रीन पेपर सील। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, जो भी आप क्रम संख्या आपने इस्तेमाल किया उसको डाल देंगे। प्रदान किए गए विशेष टैग की संख्या, तो कोई विशेष टैग अन्य जो क्लोज बटन पे लगाते हैं उसकी अलग से संख्या रहेगी, तो आप 3 दिए हैं तो मान लीजिए 3 आपने लिख दिए। और यहाँ विशेष टैग का क्रम संख्या भी लिखना है, तो देखिए 326 से 328 तक। इसमें दोस्तों हमेशा याद रखिएगा ये नंबर इंक्लूडेड रहता है, तो एक हो गया 26 27 28। दोस्तों अभी कैलकुलेशन हमारे जनरली यही गलती हो जाती है, हम इस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप हमेशा इसको भी गिन के चलें 26 27 28। तीसरा पॉइंट है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, तो अगर कोई विशेष टैग इस्तेमाल हो रहा है तो होता ही है, तो मैंने एक संख्या दे दी है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो आप क्रम संख्या विशेष टैग की डाल देंगे। अप्रयुक्त के रूप में वापस लिए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, तो जो भी हमने वापस किया है तो हमने 26 वाला इस्तेमाल कर लिया, तो 27 से 28 तक 2 हमने वापस कर दिया। और 7 ख है प्रदाय की गई स्ट्रिप सिल की संख्या, तो स्ट्रिप सिल हमने 2 ली, उसकी क्रम संख्या यहाँ मांग रहा है तो हमने क्रम संख्या उदाहरण के तौर पर लिख दिया है। ठीक है, उपयोग में लाए गए स्ट्रिप सिल की संख्या, तो 1 हमने इस्तेमाल किया,
और जिसका इस्तेमाल किया उसकी क्रम संख्या आप यहां लिख देंगे, और जो अप्रयुक्त हुई है उसको उसकी संख्या आप यहां लिख देंगे डिटेल। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो भाई इस बार तो चुनाव में हमें वीवीपैट का ही इस्तेमाल करना है चुनाव के लिए, तो यहाँ पे प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या, तो यहाँ प्रिंटर से मतलब हमारे वीवीपैट मशीन से है, तो एक इस्तेमाल किया गया तो एक लिखेंगे। प्रिंटर का क्रमांक तो आप क्रमांक पीछे से देख लेंगे, तो मैंने यहाँ पे उसका क्रमांक लिख दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, तो मान लीजिए कुल पार्टियां जितनी भी थी 7-8, तो उसमें से 4 पार्टियों ने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए, तो हमने 4 लिख दिया। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो जब आपने सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ किया तो उस समय कितने मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उसकी संख्या आप लिख, मान लीजिए 3 उपस्थित थे, 4 में से मैंने 3 लिख दिया। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, तो कुल 4 थे, 3 आ गए समय पे, तो 1 विलंब से आया तो मैंने 1 लिख दिया। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, सुबह तो भाई मान लीजिए यहाँ 3 उपस्थित हो गए, लेकिन आखिरी जब आपने सील करना स्टार्ट किया तो समाप्ति के समय केवल 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। संख्या पूरे भी हो सकते हैं, जितनी संख्या होगी आप उस आधार से लिख लेंगे। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए, इसी में देखिए गलतियां होती है और हमें दिक्कत इसी में आती है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, जो वोटर लिस्ट के अनुसार जो कुल मतदाता हैं वो कितने हैं, कुल 1000 है। मैंने मान लिया कि मेरे मतदाता कुल 1000 उस बूथ पे हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ये वोटर लिस्ट की जो चिन्हित प्रति होती है, तो उसमें हमारे जो प्रथम मतदान अधिकारी हैं उन्होंने कुल कितने मतदाताओं के आगे क्रॉस लगाया, महिला पुरुष कुल मिलाकर, तो मान लीजिए उन्होंने 700 लगाया, ठीक है। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, तो जो हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय हैं तो उन्होंने रजिस्टर में कुल कितने नोट किए, तो भाई 700 अगर इन्होंने लोगों को मतदान करने के लिए भेजा तो 700 लोगों का ही इनके पास रजिस्टर में नोट होना चाहिए मतदान अधिकारी द्वितीय के पास, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई गया और उसने आगे बोल दिया यहाँ आते आते कि वोट देने का मन नहीं है, तब यहाँ ये डिफर खाएगा। और इसके बाद है वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, जो आपकी जब आप टोटल बीच बीच में करते रहेंगे तो वो देखिए एकदम इक्वल होने चाहिए, सबके सब होने चाहिए। यही हो सकता है कोई मतदाता आया और हमने बैलेट यूनिट भी दबा दिया और उन्होंने मत देने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पर ये संख्या कम दिखाएगी। जितने लोग मना कर देंगे भाई हम वोट नहीं देंगे, उतना आपको यहाँ कम दिखाएगा, तो उसके लिए एक अलग से आपको फॉर्म भरना होगा, जिसकी डिटेल में एक अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि ये संख्या जो है टैली करनी होगी। अगर कोई नहीं देता है तो उस संख्या को आप यहाँ जोड़ के देख लेंगे कि इस संख्या से टैली करें। मतदाताओं जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो की संख्या, तो मैंने यहाँ किया कि कोई भी मतदाता, देखिए जनरली ऐसा होता है कोई भी मतदाता मना नहीं करता है, वोट देने आते हैं तो वोट दे के ही जाते हैं, तो ऐसा बहुत ही कम होता है। कभी भी, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मतदाता ने मना किया हो, तो यहाँ पर 0 ही हमेशा आता है दोस्तों। तो ये फिगर आप ध्यान रखेंगे, फिगर ये टैली करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। कंट्रोल यूनिट और जो आपकी चिन्हित प्रति है और जो आपके रजिस्टर में आपने अंकन किया है जितने लोगों का, वो सब टैली करने चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रथम मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पे आप मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो हम अपने चिन्हित प्रति से दोस्तों ये संख्या निकाल लेते हैं। कुल कितने पुरुष मतदाता थे, कुल कितने महिला थे, थर्ड जेंडर कितने थे और कुल कितने हुए। तो कुल मतदाता मैंने पिछले वाले पेज में भी दिखाया, तो 700 कुल मतदाता थे। मैंने मान लिया यहाँ पे कि 400 पुरुष ने दिया और 300 महिलाओं ने दिए, तो कुल 700 हो गए। अभ्यक्षेपित या चैलेंज मत, जो चैलेंज मत होता है अगर कोई हो तो जनरली ये दोस्तों 0 ही होता है, तो इसको हम 000 कर देंगे। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही कोई जब्त की गई रकम है वो भी 0 हो जाएगी। 13 पॉइंट है उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, जो कि पोस्टल बैलेट के द्वारा करते हैं, ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए, तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। ऐसा जनरली होता नहीं है, अगर होता है तो आप उसका विवरण भर देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, ये भी आप क्रॉस कर देंगे, अगर आप में है तो उसकी संख्या देंगे। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, तो ये देखिए जो हमारे दिव्यांग आते हैं, तो अगर कोई आते हैं, अगर साथियों के आते हैं तो उसकी संख्या आपको यहाँ देनी है, अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ क्रॉस कर देंगे। परोक्षी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, ये भी आप क्रॉस कर देंगे। निवेदित मतों की संख्या, जो टेंडर वोट की संख्या अगर हो तो उसको आप लिखेंगे, नहीं तो क्रॉस कर देंगे। निर्वाचकों की संख्या,
जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई। तो अगर कोई भी अगर 18 साल से कम उनका लगता है, अगर आप घोषणा भरवाते हैं तो उसकी संख्या आपको देनी होती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जो लीगल ही वोटर आते हैं देने के लिए, जो 18 साल के ऊपर होते हैं, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया, ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। तो अगर मतदान स्थगित हो जाता है किसी वजह से, ये जनरली दोस्तों तब आती स्थिति जब आपकी मशीन ही खराब हो जाए आधे में आके। तो शुरुआत में हो जाएगी तो आप तो मशीन बदल सकते हैं, लेकिन बीच में आते आते मशीनें खराब हो गई, स्पेशली आपकी कंट्रोल यूनिट खराब हो गई, बैलेट यूनिट का कोई बटन ही नहीं दब रहा है, तब ये स्थिति आती है, तो वहां का जो इलेक्शन है वो स्थगन हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसका कारण लिखेंगे, मशीन के कारण जो भी कारण होता है, ठीक है। और जनरली ऐसा होता नहीं, तो हम इसको यहाँ मैं क्रॉस मान के चल रहा हूँ। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पे मतों को देखना होगा, कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा के। 7 बजे पूर्वाह से 9 बजे पूर्वाह्न तक, तो कुल मान लीजिए यहाँ 100 वोट डले। 9 बजे से 11 बजे तक कुल 100, फिर 100 वोट पड़े, तो टोटल कितने हो गए? पुराने वाले ये मिला के 200 हो गए। 11 से 1 बजे तक 100 फिर डले तो 300 हो गए। 1 से 3 बजे तक 200, फिर 3 से 5, ये आप टोटल यहाँ करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कुल 700 संख्या पिछले पेज में दिखाई थी, तो 700 कुल वोट डल गए थे 5 बजे तक, ठीक है। मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आखिरी के आप 5 बजे के लगभग 50 मतदाता और आ गए, तो आपको स्लिप बांटनी पड़ेगी, तो समय आपका बढ़ जाएगा। या शासन से अगर कोई नया निर्देश आ गया कि भाई अब 5 नहीं 6 बजे तक है, ऐसे भी अब ये 6 बजे तक हो गया है, तो आप इस समय को यहाँ पे बदल देंगे। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं की दी गई पर्चियों की संख्या। तो अक्सर अक्सर क्या होता है कि शाम होते होते कई मतदाता आ जाते हैं, तो हमें 5 बजे क्या करना है कि उतने मतदाता की पर्ची बना के पहले से कुछ मतदाता की रख लेनी है। अगर मान लीजिए 10 मतदाता आ गए, तो पिछले पंक्ति से आप एकदम लास्ट पंक्ति से शुरू करेंगे, 1 2 3 करते हुए, जो एकदम आपके केंद्र के पास होगा उसको 10वां पर्ची देंगे। तो इस तरह से आप अगर कोई होता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो आप क्रॉस का निशान लगा देंगे। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, भाई अगर 6 बजे तक मान लीजिए कि और 10 लोग आ गए तो समय बढ़ेगा, तो 6 से 6:15 6:20 हो सकता है, तो वो 6:20 आप समय यहाँ डाल देंगे। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, निम्नलिखित मामलों की संख्या। तो जनरली देखिए दोस्तों, ऐसा होता नहीं, पुलिस फोर्स पूरी लगी रहती है, सीआरपीएफ लगी रहती है, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप इसको पढ़ लेंगे और उसको क्रॉस कर देंगे। मैं 1 2 पढ़ दे रहा हूँ। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार कोई हो रहा हो, तो ऐसा जनरली होता नहीं है, तो आप इस सबको क्रॉस करते चले जाएंगे। और 22वां है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? तो जनरली देखिए होता नहीं दोस्तों, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। उपद्रव, खुली हिंसा, आर्थिक विपदा, बूथ पर कब्जा, ये सब होता ही नहीं है, तो आप सबको क्रॉस कर देंगे। अगर ऐसा होता भी है तो उसके बारे में आपको यहाँ ब्यौरा देना होगा कि क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसा होता है नहीं, तो हम लोग इसको नहीं मान के चल रहे हैं। 23rd पॉइंट है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई मशीन छीन के ले जाए, तो हम इस सबको पूरे को क्रॉस कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पे ब्यौरा पूरा डिटेल आपको देना होगा। 24 पॉइंट है, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, अगर कोई ऐसी है तो आप यहाँ रखेंगे, हाँ या ना लिखेंगे। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या अगर कोई होती है, हमें व्यवधान डालता है, अगर कितनी बार ऐसा हुआ, अगर ऐसी है तो लिखना है, नहीं तो जनरली होता ही नहीं, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई है तो आप कर देंगे, मैं इसको नहीं मान के चल रहा हूँ। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं, तो ये मतदान पीठासीन अधिकारी जो है यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। और ये देखिए अवश्य लिखेंगे, मतदान जो है वह निर्बाध एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और आप यहाँ पर स्थान, जो स्थान होगा यहाँ लिख देंगे और तिथि लिख देंगे, जिस डेट में भी आपके चुनाव है आपके क्षेत्र में, उस डेट को यहाँ लिख दें। इस तरह से पीठासीन की डायरी दोस्तों समाप्त हुई। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रपत्र है वो अनुलग्नक 13 है। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षक रिटर्निंग अफसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट का प्रपत्र है ये दोस्तों। तो आइए इसको जाने हम। यहाँ पे मतदान केंद्र क्रमांक जो भी आपके आदेश संख्या में होगा पुनः भर देंगे। सीपीएफ की नियुक्ति, यहाँ पे सीपीएफ से मतलब है सेंट्रल पुलिस फोर्स से, अगर नियुक्ति हुई है तो आप हाँ लिख देंगे, नहीं हुई तो नहीं कर देंगे।
माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति हाँ या नहीं, तो माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति दोस्तों वहाँ की जाती है जो कि जो केंद्र हैं संवेदनशील होते हैं, जहाँ पे लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो वहाँ पे माइक्रो प्रेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। अगर किए गए हैं तो आप हाँ कर देंगे, नहीं किए गए हैं तो आप नहीं पे टिक कर देंगे। वीडियो कैमरे की अगर व्यवस्था है तो आप हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं का निशान लगा देंगे। तो पुनः यहाँ पे देखिए वोटर लिस्ट आप देख लेंगे कुल मतदाता कितने आपके वोटर लिस्ट में हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि मेरे उसमें 1000 हैं। कुल डाले गए मत तो मैंने यहाँ 700 दिखा दिए हैं। डाले गए मतों का प्रतिशत, जब भी आपको दोस्तों प्रतिशत निकालना हो तो जो कुल मत डाले गए हैं आपको उसको ऊपर लिखना होगा, ठीक है, और कुल मतदाता जो भी हो उसको आपको नीचे लिखना होगा, साथ में आपको 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आपका देखिए 70% आ जाता है। आप हम लोग तो ईजिली अब मोबाइल से कर सकते हैं, आप इसको भाग दे दीजिए, ठीक है, फिर इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो कई बार दशमलव में आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर है नंबर 8 पॉइंट, कुल अभ्यर्थियों की संख्या। तो एक बैलेट यूनिट में दोस्तों आपको पता है कि 16 होते हैं नोटा के साथ में, तो मैंने यहाँ पे 14 दिखाए हुए हैं। अभ्यर्थियों की संख्या जिनका प्रतिनिधित्व मतदान अभिकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो मान लीजिए कुल 14 अभ्यर्थी थे, तो 14 अभ्यर्थी में से 4 ही मतदान अभिकर्ता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया। दोस्तों आपको पता है कि एपिक के अलावा भी कुल और 12 दस्तावेज हैं जिससे मतदान दिया जा सकता है। आधार कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट, सहकारी पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, पेंशन दस्तावेज या यूडीआईडी कार्ड, इसके जरिए भी मतदान किया जा सकता है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देना है आपको, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया, जो भी 12 दस्तावेज मैंने दिखाए उसके जरिए अगर किया है तो यहाँ संख्या देनी है। तो मान लीजिए कि 700 में से 200 लोगों ने अन्य के जरिए किए, तो आप ये संख्या यहाँ लिख देंगे। क्या नकली मतदान मॉकपोल अभिकर्ताओं के सामने किया गया? भाई अभिकर्ता अगर हैं उपस्थित तो आप हाँ लिख देंगे, नहीं थे तो नहीं करेंगे। क्या छदम मतदान क्लियर किया गया है? तो हमें पता है सीआरसी बटन के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सीआरसी बटन हमें दबाना होता है। तो क्लियर बटन दबाया गया है कि नहीं? हाँ दबाया गया, तो आप हाँ टिक कर देंगे। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं सीलबंद किया गया है? तो हाँ भाई सीलबंद किया गया अच्छे से। क्या अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें 17C या मतपत्र लेखा जो हमें देना होता है, कितने मत पड़े हैं वो दे दिया गया है? भाई हमेशा दिया जाता है, तो आप हाँ कर देंगे। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान समाप्ति के समय 6:30 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया। तो अगर आपको पता है अगर कोई मतदाता एकदम आखिरी में आ जाता है तो हमें टोकन बना के देना होता है, जितने लोग लाइन में खड़े होते हैं तो उनकी संख्या कितनी थी यहाँ आपको संख्या दर्ज करनी है। अगर रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो आप काट देंगे इसको। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, शांतिपूर्ण हुई है? तो भाई कोई दिक्कत नहीं कर देंगे आप, ठीक है। और महत्वपूर्ण घटना अगर हुई है तो आप हाँ कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको डिटेल्स को भरेंगे। अभी दोस्तों अगला प्रपत्र जो है हमारा अनुलग्नक 14 है, जिसे छदम मतदान प्रमाण पत्र या मॉकपोल प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो इसमें आप पुनः अपना नाम यहाँ लिखेंगे, साथ में आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखते हुए कि मतदान केंद्र का पूरी डिटेल्स लिखते हुए यहाँ पर डैश डैश कर देंगे। नहीं आज दिनांक कितना 6 बजे छदम मतदान का संचालन किया। तो अगर आप 6 बजे करते हैं तो पूरी डिटेल आप यहाँ करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे मतदान अभिकर्ता आते नहीं हैं तो हमें रुकना पड़ता है, तो ये समय जो आप 6:15 पे यहाँ लिखें, क्योंकि 6:15 पे हमें हर हाल में जो मॉक पोल है वो आरंभ कर देना है। तो यहाँ पे सीयू की क्रम संख्या सीयू के पीछे मुद्रित होती है, उसे आप देख लेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ CU 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है। बीयू की क्रम संख्या बीयू के पीछे मुद्रित होता है, इसे भी आप लिख देंगे। वीवीपैट की क्रम संख्या वीवीपैट के पीछे मुद्रित होता है, इसे भी आप लिख देंगे। यहाँ पर देखिए है नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दिए गए वोटों की कुल संख्या। आपको पता है कि कम से कम 50 वोट आपको डालने हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं तो सबको लेकिन एक समान डालना है। किसी को आप ज़्यादा नहीं डालेंगे, किसी को कम नहीं डालेंगे, सबको एक समान डालेंगे। तो ये संख्या 60-70 भी हो सकती है, लेकिन 50 से कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रमाणित किया गया था कि सही अभ्यर्थी नोटा का बटन दबाए जाने पर LED जल रही थी तथा बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी अच्छे तरह से सुनाई दे रही थी। तो यहाँ देखिए मॉकपोल का जो है पूरी डिटेल्स यहाँ बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ क्रम संख्या आप डाल देंगे, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम है, छदम मतदान मॉकपोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, कुल कितने वोट डाले गए, CU द्वारा रिकॉर्ड की जा रही वोटों की संख्या है, गणना की गई
प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या जो वीवीपैट में निकलती है उसकी संख्या, फिर है डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम प्रिंटेड तथा क्या वह गिनती एक दूसरे से मेल खाती है, तो यहाँ डिटेल उसकी भरनी है। तो आइए इसको डिटेल में हम समझें। तो इस तरह से ये पूरी देखिए डिटेल चार्ट वाइज भरी जाएगी। यहाँ पे आप कैंडिडेट का या अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो मॉक पोल किया गया उसमें वोट डाले गए कुल 20, सेकंड वाले को भी 20 डाले गए, नोटा को भी 20 डाले गए, तो कुल वोट कितने हो गए 60, क्योंकि हमें हर एक को बराबर डालना है। तो एग्जाम्पल लिया है क्योंकि अभ्यर्थी इस हिसाब से तो यहाँ 3 दिख रहे हैं, लेकिन आप में तो ज़्यादा होंगे, तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर सीयू जो कंट्रोल यूनिट है उसके द्वारा कितने वोट दिखाए गए, तो समान दिखाए जाने चाहिए, 20-20-20 दिखाए जाने चाहिए। साथ में दोस्तों ये गणना पे जो वीवीपैट में कितनी जो पर्चियाँ स्लिप करी वो भी आपको बराबर दिखनी चाहिए, 20-20 दिखनी चाहिए। और क्या ये मेल खा रही है, तो आप हाँ दिखेंगे, हाँ मेल खा रही है। अगर मेल नहीं खा रही तो जान लीजिए मशीन में कुछ दिक्कत है, आप तुरंत अपने रिटर्निंग अफसर को इसकी जानकारी देंगे और एक नई मशीन को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसमें यह भी है, छदम मतदान के पश्चात मैंने सावधानी से ईवीएम की मेमोरी साफ कर दी है, क्योंकि हमें सीआरसी बटन दबाना होता है, तथा वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा दिए हैं, क्योंकि इसे हमें जितने भी वीवीपैट के पेपर स्लिप होंगे उसे हमें काले उसमें पेपर उस लिफाफे में पैक करने होते हैं, आप पूरे को हटा देंगे। टोटल बटन दबाकर टोटल के उत्तर में शून्य देकर यह भी सुनिश्चित किया है कि मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है, ठीक है। तो हम इसका एकदम ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे कि मेमोरी जो है पूरी क्लियर हो जाए, किसी भी मतदाता का कोई वोट उसमें ना दिखे। वास्तविक मतदान की शुरुआत में सीयू में दिखाई गई मतदान की दिनांक व समय, तो सीयू में जो कंट्रोल यूनिट में आपको जो डेट दिखेगी तथा समय जो दिखेगा, आप क्योंकि 7 बजे आरंभ कर देना है, तो आप ध्यान देंगे कि 6:58, 7:01-2 जो भी होता है आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। यहाँ पे देखिए मतदान अभिकर्ता का नाम, जो भी मॉक पोल के समय मतदान अभिकर्ता उपस्थित होगा उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे। दल का नाम, जिस भी दल का है, जिस पार्टी का है, उस पार्टी का नाम लिखेंगे। अभ्यर्थी का नाम, उस कैंडिडेट का यहाँ लिखना है नाम, जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है उसका नाम यहाँ लिखना है। फिर आप मतदान अभिकर्ता के यहाँ पे आप हस्ताक्षर ले लेंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए एजेंट आया नहीं, तो छदम मतदान मॉक पोल के निर्धारित समय में कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं था, केवल एक अभ्यर्थी का उपस्थित था। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के पश्चात मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ पूर्वाह्न 6:15 पर छदम मतदान का संचालन किया। और ये अगर माइक्रो प्रेक्षक अगर वहाँ पे उपस्थित हैं, आप उनके भी यहाँ पे साइन ले लेंगे और डेट और समय डाल देंगे। पीठासीन अधिकारी यहाँ पे अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये मॉक पोल की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। दोस्तों जो अगला प्रपत्र है वो अनुलग्नक 15 है। इसे टेस्ट वोट या परीक्षण मत भी कहते हैं, कि मान लीजिए कोई वोट डालने गया एक्स को और उसको लगा कि नहीं वाई को मेरा वोट चला गया है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये उन्हीं मतदाताओं से ये फॉर्म भरवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप विधानसभा का साधारण निर्वाचन, बाकी चीज़ें अपने डिटेल इसको भर देंगे। और फिर इस नियम को आप देख लीजिए, इस नियम में जो लिखा हुआ है 6 माह तक की कारावास बढ़ाई जा सकती है, 1000 का दंड भी बढ़ाया जा सकता है पैसा, ये सब पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, निर्वाचक के हस्ताक्षर ले लीजिए, नहीं तो अंगूठे के निशान ले सकते हैं। तो निर्वाचक का नाम, यहाँ पर पिता माता या पति का नाम लिख देंगे। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, किस भाग संख्या में, उसकी आप डिटेल यहाँ भर देंगे। उक्त भाग में निर्वाचक का क्रमांक कौन सा है उसको आप यहाँ लिख देंगे। निर्वाचक रजिस्टर में क्रमांक जो 17 क्रम है, जिस पे नोट किया गया, जिस पे वोट डालने जा रहा है, परीक्षण मत करने जा रहा है, वो आप यहाँ पर इसको डाल देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आप ये भी अगले मतलब लिस्ट में लिखा रहेगा, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है, यहाँ आप डेट डाल देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह से ये आपका अनुलग्नक 15 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगला प्रपत्र है अनुलग्नक 16। ये एएसडी लिस्ट भी कहते हैं इसे, एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ। ये निर्वाचक का घोषणा पत्र है जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में चला गया है। अगर वो आता है बोलता है कि नहीं मैं वही व्यक्ति हूँ, इस लिस्ट में मेरा गलती से नाम चला गया है, तो आप उससे ये प्रपत्र भरवाएंगे और साइन करवाएंगे। तो इसमें देखिए मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि मैं वही व्यक्ति या महिला हूँ जिसका नाम निर्वाचक क्षेत्र संख्या इतना की मौजूदा संशोधन निर्वाचन नामावली सूची वर्ष 2022 जनवरी माह की प्रथम अहर के तहत में दर्ज है। क्रम संख्या लिख देंगे जिस क्रम संख्या पे दर्ज है, ठीक है। अपराध का भी इसमें है कि हाँ भाई गलत पाए जाते हैं तो अपराधी ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, अगर हस्ताक्षर कर लें तो अंगूठे का निशान ले लेंगे और निर्वाचक का नाम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उपरोक्त घोषणा मेरे सामने की गई है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। मतदान केंद्र की संख्या तथा नाम डालते हुए आप यहाँ पर तारीख डाल देंगे।
इस तरह से आप ईएसडी लिस्ट में कोई भी मतदाता है, आप उससे ये फॉर्म भरवाते हुए उसका मत का अधिकार दे सकते हैं। ये दोस्तों जो आखिरी प्रपत्र है अनुलग्नक 17 है, ये मतदान अभिकर्ता, स्थानापन्न अभिकर्ता, गतिविधि सीट है कि मतदान अभिकर्ता जो है कब आए और कब गए। तो यहाँ देखिए क्रम संख्या दी है, संसदीय विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम दिया हुआ है, विधानसभा खंड का क्रमांक और नाम आप यहाँ लिख देंगे, अभ्यर्थी का नाम, जिस मतदाता के लिए वह आया है, जिस उम्मीदवार के लिए वह मतदान अभिकर्ता, जिस अभ्यर्थी, जिस उम्मीदवार के लिए वह मतदान अभिकर्ता बन के आया है, आप उसका यहाँ नाम लिख देंगे। राजनीतिक दल का आप यहाँ नाम लिखेंगे। मतदान अभिकर्ता का नाम आप यहाँ लिखेंगे, जो अभिकर्ता खुद वहाँ उपस्थित है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। कितने बजे प्रवेश लिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 बजे प्रवेश लिया, उसके आप साइन करा लेंगे। जब वो जाता है तो भाई अक्सर शाम में ही जाते हैं सभी लोग, तो यहाँ पे आप शाम का समय डाल देंगे, उसके हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। तो जितने भी पीठासीन अधिकारी के प्रपत्र हैं मैंने पूरे कर दिए। कहीं पे भी आपको कोई दुविधा हो तो पुनः मुझे कमेंट करें, मैं उन सीट्स को दोबारा से बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।